आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3। पेपर 3 का ये चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 अच्छा तरीका से कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 4 अच्छा तरीका से कंप्लीट होने के बाद उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा अच्छा तरीका से याद कर लेंगे। यहीं पर बस आप इसको अंत तक देखते रहिएगा, आपको पूरा अच्छा तरीका से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, बलबन के राजत्व के सिद्धांत तथा उसके प्रशासनिक इकाई के वर्णन करें। या आपको ऐसे भी सिंगल भी क्वेश्चन आ जाएगा कि बलबन के राजत्व के सिद्धांत को वर्णन करें। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य क्वेश्चन है वही हम करवाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, बलबन के राजत्व के सिद्धांत तथा प्रशासनिक इकाई का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद उसके मध्य भाग और उसके बाद निष्कर्ष लिखते हैं। तो चलिए देखिए, अभी आप क्वेश्चन के साथ ही आप लोग आंसर लिखते चलिएगा और आपको याद भी हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, शुरू में इंट्रोडक्शन में ये बलबन के बारे में है। क्वेश्चन बलबन के बारे में पूछा गया तो इंट्रोडक्शन किसके बारे में लिखेंगे, बलबन के बारे में। क्या लिखेंगे, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। इल्बरी तुर्क था। बचपन में मंगोलों द्वारा पकड़कर गुलाम के रूप में बेच दिया गया। इसको क्या किया गया था, इसको बलबन को बचपन में ही पकड़कर, उस समय बहुत बच्चों को क्या किया जाता था, उस समय बेचा जाता था। पकड़ कर जो भी छोटे बच्चे कहीं पर अगर दिख जाए, और वो खास कर गरीब घर के अगर बच्चे होंगे तो उनको क्या कर दिया जाता था, पकड़ कर और बेच दिया जाता था। ठीक ऐसे ही इसी कारण गुलाम वंश की, देखिए गुलाम वंश की स्थापना कैसे हुई। ये सब जो थे, ये सब इसमें अधिकतर तो गुलाम ही थे ना। शुरू से अगर बात करें तो शुरू से सब गुलामे ना, यहाँ से गुलाम वंश की स्थापना से लेकर जो संस्थापक थे, बाकी जो आगे, ये सब गुलाम ही थे। तो इसीलिए उस समय क्या होता था, मध्यकालीन दौर की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर और क्या कर देते थे, छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर और ये गुलाम के रूप में उसको गुलाम बनाकर और बेच देते थे दूसरे जगह, एक देश से पकड़कर दूसरे देश में बेच देते थे। तो यही था बलबन के साथ भी हुआ था। यही बात क्या हुआ था, इसको भी पकड़कर बेच दिया गया था। लेकिन बेचा गया था तो ये कहां पर, ये पहुंचा कहां पर, किसके दरबार में ये फिर वापस, मतलब इसको किसके दरबार में बेचा गया था, इल्तुतमिश के दरबार में बेचा गया था। ध्यान रखिएगा, किसके दरबार में, इल्तुतमिश। तो देखिए इसके बाद बलबन ने क्या किया, इसने नहीं देखा कि ये हम गुलाम है तो ये है वो है, नहीं, ये अपना ताकत बढ़ाया। जब ताकत बढ़ता है ना तो खुद ब खुद आपका सम्मान होने लगता है। आप किसी भी जगह पर रहें, अगर आप अपना ताकत बढ़ा लीजिएगा ना तो आपका सम्मान अपने आप होने लगेगा। अब ताकतें मत बढ़ाइए, आपके पास कुछ है ही नहीं, अब ऐसे भी गुलाम है और भी कुछ नहीं है तो और भी हालत खराब हो जाएगा। पहली बात, गुलाम है तो ताकत और ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए इसने क्या किया, बलबन ने अपनी दूरदर्शिता और योग्यता के कारण उन्नति करता गया। अपनी दूरदर्शिता और योग्यता के कारण क्या किया गया, करता गया, उन्नति करता गया उसके ही दरबार में। और एक अच्छे, देखिए अच्छे एक सेनापति अच्छा तो हुआ है, साथ में ही ये लड़ने वाला एक अच्छा प्रशासक के रूप में भी हुआ, और शासन संभालने वाला भी ये बहुत अच्छा सलाहकार भी था। ध्यान रखिएगा, सलाहकार था, अच्छा सैनिक, अच्छा मतलब सेनापति था। पहले तो सैनिक था, फिर सेनापति अच्छा बना, सलाहकार अच्छा था, इसको अच्छे राजनीति के बारे में बहुत अच्छा जानकारी थी। तो अपने योग्यता के बल पर क्या हुआ, इल्तुतमिश के दरबार में ये उन्नति करता गया। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने इसे चालीसा दल में शामिल किया। इल्तुतमिश ने इसे क्या किया, चालीसा दल में, सबसे ताकतवर दल। इल्तुतमिश के बाद अगर कोई भी ताकतवर था तो वो चालीसा दल को बनाया था इल्तुतमिश की। हमारे बाद कोई भी अगर ताकतवर होगा तो क्या होगा, चालीसा दल ही ताकतवर होगा। राजा के बाद चालीसा दल, उसमें शामिल किया इल्तुतमिश ने किसको, बलबन को। मतलब कुछ तो बात होगा ना बलबन में। अगर कुछ बात नहीं होता तो क्या इल्तुतमिश शामिल करता बलबन को। एक गुलाम को कौन राजा शामिल करेगा अपने चालीसा दल में, वो भी 40 अमीरों का दल था। वो अमीर मतलब अमीर, उसमें अमीर व्यक्ति तो थे ही, साथ में जो अच्छे विचारक थे, विद्वान थे, वो उसमें थे। तो विद्वान अगर नहीं बलबन होता तो क्या शामिल होता चालीसा दल में, नहीं। तो अपना ताकत बढ़ाइए, आपका सम्मान अपने आप बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इल्तुतमिश ने चालीसा दल में शामिल किया, किसको शामिल किया, बलबन को शामिल किया। उसके बाद और देखिए चालीसा दल में जब इल्तुतमिश शामिल हुआ ना, तो ये इल्तुतमिश बोल रहे हैं, ये बलबन शामिल होते। इल्तुतमिश के बाद जब रजिया सुल्तान शासक बनी तो यही चालीसा दल था जो सबसे ताकतवर था। रजिया सुल्तान को शासन से हटाने में, षड्यंत्र करने में इन्हीं सब का हाथ था।
और उस समय बलबन इसमें शामिल था। तो बलबन ने ताकत देख लिया था चालीसा दल का, तो चालीसा दल का इतना ताकत है कि राजा को भी हटा सकता है, इसने देखा था ताकत, क्योंकि इसी में था ये। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। नसीरुद्दीन की मृत्यु होने के बाद बलबन दिल्ली का सुल्तान बना, बलबन जो है वो दिल्ली का सुल्तान बना। अब क्या हुआ, इल्तुतमिश के बाद उसके बाद रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के बाद ऐसे ऐसे मतलब शासक हुए ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। इतने कमजोर शासक, इतने कमजोर जिसकी कोई योग्यता नहीं है, इतना मतलब राजा के पदवी को, राजा के प्रतिष्ठा को एकदम नीचे गिरा दिए, इतना नीचे गिरा दिए जिसका कोई हद नहीं है। ये इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान थी, थोड़ा बहुत ताकतवर थी, वो तो ताकतवर थी, उसके बाद कोई भी ताकतवर नहीं हुआ। बलबन बना जब तक न शासक, तब तक काफी हालत खराब हो चुका था, चारों तरफ अशांति फैल चुकी थी, राजा को इज्जत नहीं था, समझ लीजिए कोई भी इज्जत नहीं करता था राजा के। चालीसा दल वाले तो और नहीं इज्जत करते थे राजा के। तो बलबन बना तो इसने कुछ सुधार किया। अब देखिए क्या सुधार किया बलबन द्वारा। प्रारंभिक कार्य क्या किया गया बलबन द्वारा? सबसे पहले राजा के प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए, सबसे पहले राजा की प्रतिष्ठा, राजा के प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए कार्य किया गया, वृद्धि के लिए कार्य किया गया। वृद्धि के लिए साथ में इसने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया, न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया। सबसे पहले राजा के प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए कार्य किया गया और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। क्योंकि इल्तुतमिश के बाद, इसमें सब लिखते जाइए, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद एक भी ऐसे बलबन के द्वारा प्रारंभिक कार्य लिखकर उसमें सब लिखते जाइए। क्योंकि इल्तुतमिश के बाद ये लिखकर, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद कोई भी अधिकतर शासक असफल साबित हुए और बलबन के शासक बनते बनते चारों तरफ अशांति फैल चुकी थी, जिसके कारण बलबन को कई कठोर निर्णय लेने पड़े। और सबसे पहला यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर में राजा के प्रतिष्ठा की वापसी। 1 नंबर लिखकर अंडरलाइन करेंगे, अब इसमें लिखना शुरू करेंगे। बलबन द्वारा, इसमें लिखना शुरू करेंगे, बलबन द्वारा राजा की प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए सबसे पहला जो कार्य किया गया, न्याय प्रणाली को कठोर बनाया गया। साथ में ही राजा के विद्रोह करने वालों को और ज्यादा कठोर दंड दिया जाता था। और साथ में ही राजा द्वारा आम लोगों से बहुत ही कम मिला, राजा बहुत आम लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिए। राजा द्वारा आम लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया गया, जिसके कारण अब आम जनता की पहुंच राजा से दूर हो गई और राजा की प्रतिष्ठा में धीरे धीरे वृद्धि होने लगा। साथ में ही इतना कठोर न्याय प्रणाली था कि लोग उस न्याय प्रणाली से डरने लगे। बस यहाँ राजा की, अब उसके बाद चालीसा दल की समाप्ति लिखकर अंडरलाइन डैश करेंगे, लिखेंगे इल्तुतमिश ने चालीसा दल की स्थापना यह सोचकर की थी कि यह चालीसा दल राजा के शासन चलाने में मदद करेगा। लेकिन इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद यह चालीसा दल निरंकुश होने लगा और सभी अमीर, जितने भी इसमें अमीर 40 अमीर शामिल थे, ये अपनी मनमानी करने लगे और अपने मन से राजा को नियुक्त करने लगे। इसमें क्या लिखेंगे, अपने मन से राजा को नियुक्त करने लगे, जिसकी मनमानी बलबन देख चुका था, क्योंकि बलबन उसी में था और ये भी मनमानी कर रहा था। ऐसा नहीं है, ऐसे कैसे शासक बना था, मनमानी करके बना था ये भी शासक। ऐसा मत सोचिए कि ये बहुत सीधा था ऐसे शासक बन गया, नहीं, मनमानी ये भी करके, यही तो मनमानी करके बना था शासक। तो बलबन इस मनमानी को देख लिया था, जिसके कारण सबसे पहला कार्य इसने चालीसा दल को समाप्त किया और जिसने भी चालीसा दल में विद्रोह किया उसको कठोर दंड दिया। जो भी इसके विपक्ष में थे वो अधिकतर जो है इसके समर्थक बन गए, क्योंकि चालीसा दल का ये देख लिए थे कि चालीसा दल वाले जो विद्रोह किए हैं उसका क्या हाल हुआ है। ठीक है, तो चालीसा दल की समाप्ति हो गई। अब इसके बाद चालीसा दल में तो लिख लिए कि चालीसा दल की समाप्ति हो गई और कठोर दंड दिया गया। उसके बाद अंडरलाइन करेंगे विद्रोहों का दमन। यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे ही बलबन शासक बना, इसके शासन वाले क्षेत्र में अधिकतर जगहों पर जो छोटे छोटे शासक थे वो विद्रोह करने लगे और खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे। इसमें लिखेंगे खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे। और इसी क्रम में बंगाल का शासक तुगरिल खां भी खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसके बाद
जिसके बाद बलबन ने अपनी सेनाएं भेजी और सेना भेजने के बाद 2 बार बलबन असफल हुआ, उसको हराने में 2 बार असफल हुआ। फिर अंत में बलबन ने बंगाल के शासक को हरा दिया और बंगाल के शासक को हराने के बाद वो क्षेत्र अपने खुद के नियंत्रण में कर लिया और कई जगहों पर विद्रोह हुए बलबन के खिलाफ, लेकिन बलबन ने उसे सफलतापूर्वक दमन किया। ठीक है, विद्रोह वाला में हो गया। बलबन का राजत्व का सिद्धांत लिखना है ना, इसमें क्वेश्चन में था बलबन का राजत्व का सिद्धांत, हम बताए भी थे। बलबन द्वारा राजत्व का तात्पर्य ये बताया गया कि राजा के शक्तियां और राजा की जो भी राजा हैं और उनकी शक्तियां वही सर्वोपरि है। राज्य में राजा की शक्तियां ही सर्वोपरि है और उसके अलावा और कुछ नहीं है। यही बलबन द्वारा राजत्व का अर्थ समझाया गया। साथ में इस सिद्धांत में कुछ और भी जोड़ा गया। इसके सिद्धांत में कुछ और भी जोड़ा गया। इसमें लिखेंगे बलबन का राजत्व सिद्धांत लिखकर और इसमें लिखेंगे पहला नंबर लिखेंगे दैवीय सिद्धांत। यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर में दैवीय सिद्धांत। इसमें लिखेंगे बलबन ने राजा के दैवीय सिद्धांत को बल दिया और उसने राजा के दैवीय सिद्धांत को बल दिया और राजा के दैवीय सिद्धांत का समर्थन भी किया। राजा के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया और खुद का जीले इलाही की उपाधि धारण की। जीले इलाही का मतलब ये होता है, जीले इलाही ऐसे होगा, जीले इलाही का मतलब ये होता है कि ईश्वर का प्रतिरूप यानी ईश्वर का छाया, ईश्वर के प्रतिरूप को जीले इलाही बोलते हैं। तो खुद को ईश्वर का प्रतिरूप कहा, क्या कहा? खुद को जीले इलाही, खुद को ईश्वर का प्रतिरूप कहा। जीले इलाही ऐसे ही होगा, जीले इलाही, खुद को यानी कि ईश्वर का प्रतिरूप कहा, खुद जीले इलाही की उपाधि धारण किया। बस उसके बाद शाही वंशज का दावा, ये सब बलबन के राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत ही ये सब था। ये खुद को राजत्व सिद्धांत का मतलब राजा ईश्वरोपरि है, इसके साबित करने के लिए देखिए दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया। मतलब ये खुद को क्या कहता था? जिले इलाही का उपाधि धारण किया, यानी कि ईश्वर का खुद को प्रतिरूप मानता था। साथ में ही शाही वंशज का दावा, इसमें लिखकर अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे बलबन खुद को शाही वंशज होने का दावा करता था और ये भी कहता था कि खुद वो शाही वंशज है, इसीलिए शासन का अधिकार सिर्फ उसे ही है और वही जो कहेगा वो सही है। इसमें लिखेंगे। और उसके बाद ईरानी आदर्श परंपरा को अपनाना, यहाँ पर इसको अंडरलाइन करके और इसमें लिखेंगे कि बलबन ने ईरानी आदर्श और परंपरा को अपनाया और इसके तहत बलबन ने सिजदा को प्रारंभ करवाया, सिजदा को प्रारंभ करवाया और साथ में ही ईरानी त्योहार नौरोज, ईरानी त्योहार का नाम तो यहाँ दिखाई देगा, साइड में लिख देते हैं, नौरोज, ईरानी त्योहार नौरोज को भी प्रारंभ करवाया। बस इसमें इतना ही होगा। अब प्रशासनिक सुधार, यहाँ पर क्या करेंगे? प्रशासनिक सुधार में अब इसमें अंडरलाइन करके और प्रशासनिक सुधार में लिखेंगे कि बलबन शासन पर बैठते हैं, इसने अपना प्रशासनिक सुधार किया, क्योंकि इससे पहले वाले शासकों के शासनकाल में प्रशासन काफी कमजोर हो चुका था। इसने सबसे पहले अपना प्रशासनिक सुधार पर ध्यान दिया, जिसमें सबसे पहले लिखेंगे सेना का संगठन, अंडरलाइन करेंगे। लिखेंगे इसने अपने सैनिक संगठनों को मजबूत किया और सैनिक संगठनों में योग्य सैनिकों की भर्ती शुरू की। साथ में ही उन सैनिकों को जिन सैनिकों का उम्र ज्यादा हो गया था उन सैनिकों को पेंशन देकर उनको सेना से बाहर निकाला, पेंशन देकर और उनकी शासन मतलब सेना से उनको बाहर निकाला। और साथ में ही सैनिकों को वेतन के बदले जागीर दी जाती थी। इसमें लिखेंगे जागीर का मतलब ये संपत्ति दी जाती थी कि इतना जमीन ले लीजिए, इतना तो जागीर दी जाती थी। इस प्रथा को इसने ये किया कि जब भी सैनिक की मृत्यु हो जाती थी तो वापस वो जितने भी जागीर थे उस सैनिक के पुत्र को ना होकर वापस फिर राजा के पास चले आए। और साथ में ही सैनिकों के काफी ताकत में वृद्धि किया, नए हथियारों का भी सेना में नए हथियार भी शामिल किए। उसके बाद गुप्तचर विभाग लिखकर अंडरलाइन करेंगे। लिखेंगे प्रशासन में
प्रशासन का एक मजबूत हिस्सा गुप्तचर विभाग होता है, क्योंकि गुप्तचर विभाग से ही राजा द्वारा अपने युद्ध की रणनीति बनाई जाती है या अपने विरोधियों का पता लगाया जाता है। तो इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की और गुप्तचर विभाग में जितने भी लोग थे उनको वेतन दिया जाता था, नगद वेतन दिया जाता था। और ये गुप्तचर विभाग सीधे राजा के संपर्क में रहते थे। गुप्तचर विभाग किसके संपर्क में रहते थे? सीधे राजा के संपर्क में रहते थे। और ये बहुत ही मजबूत गुप्तचर विभाग बनाया था, जिसके कारण इसको विद्रोहियों को पता चल जाता था। इसको खुद से ही विद्रोहियों का न्याय व्यवस्था, इसमें लिखेंगे इसने न्याय व्यवस्था को काफी कठोर बनाया और साथ में चालीसा दल के लोगों के लिए अलग कठोर न्याय व्यवस्था बनाया, जिसके कारण इसकी न्याय प्रणाली कठोर होने के कारण बहुत सारे अपराध रुक गए। साथ में ही इसने रक्त एवं लौह का नीति, रक्त और लौह का नीति इसने किया था ना, रक्त और लौह का नीति, लॉ की नीति को अपनाया, जिसके तहत अपराधी व्यक्ति को मृत्युदंड, जो ज्यादा अपराध करता था, बड़े अपराधी व्यक्ति को मृत्युदंड, साथ में ही उसके परिवार वालों को दास बना लिया जाता था। जो भी उनके परिवार में बच्चे, उसकी पत्नी होती थी, उन सबको दास बना लिया जाता था। तो इसमें लिखेंगे उनके परिवार वालों को दास बना लिया जाता, जिसके कारण न्याय प्रणाली काफी इसकी सुदृढ़ हुई। अब लिखेंगे नीचे निष्कर्ष, एगो लाइन छोड़कर और नीचे निष्कर्ष लिखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि बलबन ने काफी प्रशासनिक सुधार किए, जिसके कारण ही यह एक बड़े क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित रख पाया। साथ में ही लेकिन इसके बाद गुलाम वंश का कोई भी योग्य शासक नहीं हो पाया, जिसके कारण इसके बाद धीरे धीरे गुलाम वंश नष्ट होता चला गया। बस खत्म तो हो गया, ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले चैप्टर देखेंगे। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।